नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और यहाँ पर मैं किसी की बात कर रही हूँ जो बिना चश्मे के अधूरे लगते हैं और जो सबके जाने पहचाना वो चेहरा, सबके पसंदीदा चेहरा कौन है? वो नेताजी। जी हाँ, तो ये आप कक्षा 10वीं के हिंदी क्षितिज का जो पाठ है 7, नेताजी का चश्मा, ये हमारे देखा जाए तो गद्य खंड का पहला पाठ है और यदि हम पद्य खंड से मिलाते हुए आए तो ये 7वां पाठ है। तो नेताजी के चश्मे की ऐसी कौन सी बात है, ये क्या खासियत है? क्या आप नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मे की मूर्ति को आप सोच सकते हैं? नेताजी की मूर्ति पर यदि चश्मा ना लगा हो तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या आपको अच्छी लगेगी वो मूर्ति? कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर हालदार साहब जी का है कि उन्हें बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं है। लेकिन इस चश्मे पर इतना फोकस किसने किया? कौन वो लेखक है जिनका दिमाग नेताजी के चश्मे पर गया कि बिना चश्मे की मूर्ति तो मजा नहीं देगी, पसंद ही नहीं आएगी? तो वो हैं स्वयं प्रकाश जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा। तो इनका परिचय पहले देखते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में, मतलब जब देश आजाद हुआ है, 1947 में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, मतलब मुख्य तौर पर ये राजस्थान में रहे। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब अपनी इच्छा से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, अर्थात रिटायरमेंट ले लिया। बाद में ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से ये वर्तमान में जुड़े हुए हैं। अनेक तरह की कहानी संग्रह इन्होंने प्रकाशित इनके हो चुके हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है इनकी मुख्य रचनाएं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से वो पुरस्कृत किए गए। तो स्वयं प्रकाश के बारे में ये बताया गया है कि कहाँ जन्मे हैं, कहाँ फिलहाल में हैं, किन कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं और क्या उनकी रचनाएं रही हैं। अब यहाँ से आता है आपका पाठ, नेताजी का चश्मा। ऐसा क्या है, क्यों फोकस किया गया है नेताजी के चश्मे पर? तो ये देखते हैं पूरे पाठ के आधार पर। कुछ आप यहाँ देख पा रहे हैं, चित्र देखिए। सबसे पहले तो क्या देख पा रहे हैं? कोई एक चला जा रहा है टोपी लगाए, कुछ यहाँ पर घर दिख रहे हैं, मतलब कोई छोटी जगह सी प्रतीत हो रही है ना। तो बिल्कुल ये किसी कस्बे की कहानी है। कस्बा समझ गए होगे आप, कस्बा जो कि आपके तहसील से छोटा होता है, कस्बा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से, ये आगे बताया जाएगा। लेकिन हालदार साहब हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके ऐसे कुछ ही मकान थे, मतलब कुछ पक्के मकान भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा गिनती के पक्के मकान थे। बाजार यदि कहें तो जैसे आज शहरों में हम देखते हैं कि आज हर जगह अलग अलग क्षेत्र के बाजार निश्चित हैं। पहले क्या होता था छोटी जगह में, गांव कस्बों में, कि एक ही बाजार होता था और हाट लगती थी जिसका दिन निश्चित होता था, सप्ताह में एक दिन, खास तौर से रविवार का दिन चुना जाता था। तो कहने को वहाँ एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, इससे अधिक कोई स्कूल नहीं था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और थिएटर के नाम पर ओपन एरिया सिनेमा घर था एक, और एक ठौ। ये जो ठौ लगा है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अलग से अर्थ नहीं निकल रहा। क्षेत्रीय भाषा में कई बार संख्या के बाद ठौ लगा देते हैं। एक ठौ, दो ठौ, चार ठौ मतलब 4, एक ठौ मतलब 1, दो ठौ 2। तो यहाँ पर एक ठो नगर पालिका थी, अर्थात एक नगर पालिका वहाँ पर थी। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कस्बे का चित्रण कैसा था या कस्बे का दृश्य बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि कस्बे में पक्के मकान के नाम पर गिनती के ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, एक नगर पालिका थी, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक ओपन एयर सिनेमा घर था, और बस इतना हम वर्णन उसमें दे सकते। आगे है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करवाती रहती थी कस्बे में।
अब किस प्रकार के काम, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो यहाँ पर आया है कि कभी टॉयलेट बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, मतलब इस तरीके से गोल सीमेंटेड जिस पर कबूतर आकर बैठें, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। लोगों को कवि सम्मेलन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। कवि सम्मेलन हुआ नहीं कि वाह वाही होने लगती कि हमारे तो कस्बे में कवि सम्मेलन हुआ था। तो ये कार्य नगर पालिका वहां पर करवाती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई? या तो किसी बोर्ड ने या कोई प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार यहाँ पर मुख्य चौराहा जो था उस पर लगवा दिया। आपने अधिकांश अपने शहर के चौराहों पर देखा होगा कि अलग अलग महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं होती हैं, और उनकी यह प्रतिमा के बारे में, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी उसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमती है। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि एक छोटे से हिस्से के बारे में है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है पाठ में। तो मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की थी। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? पत्थर की, संगमरमर की, लोहे की, तांबे की? तो संगमरमर की। टोपी की नोक से, मतलब जहां बना था वहां टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट, मतलब इतनी मूर्ति वहां पर बनी हुई थी। टोपी की यहाँ नोक से लेकर और यहाँ तक इतनी मूर्ति बनाई थी। तो ये करीब कोई 2 फुट ऊंची ये मूर्ति रही, जिसे कहते हैं बस्ट, और बहुत सुंदर थी। नेताजी बड़े सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ नेताजी का चेहरा बड़ा मासूम और कमसिन, एकदम मुलायम, कोमल से प्रतीत हो रहे थे। मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता था जैसे अभी कह उठेंगे, दिल्ली चलो और मैं तुम्हें खून दूं, सॉरी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके का नारा याद आने लगता है, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध नारा है, जो कि नेताजी ने अपनी हिंद फौज के समय दिल्ली चलो ये नारा भी दिया, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उनका एक प्रसिद्ध वाक्य रहा है। तो इन मूर्ति को देखकर लोगों के मन में ये जो भाव थे, किस तरीके के वो बोलते थे, लोगों के कानों में फिर से गूंजने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास है कि नगर पालिका ने एक क्रांतिकारी का यहाँ पर मूर्ति बनवाई। केवल एक चीज की कसर थी, कसर मतलब कमी। उनकी प्रतिमा में केवल एक चीज की कमी थी। किसकी कमी थी? चश्मा नहीं था। देखते ही खटक जाती थी कि अरे कुछ तो कम लग रहा है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था किंतु संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम, वो भी काले रंग का, ये मूर्ति पर पहना हुआ था। हवलदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित मतलब तभी उन्होंने केंद्रित किया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है संगमरमर का, ये तो सचमुच का काले फ्रेम का चश्मा है। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान, मतलब एक जिज्ञासा से भरी हुई मुस्कान आई कि ये लगाया तो, मतलब मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन एक मन में ये भाव था ये किसने लगाया। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा एकदम रियल। मूर्ति तो संगमरमर की बना दी और चश्मा उस पर बिल्कुल फ्रेम वाला सही का चश्मा लगा दिया। हवलदार साहब आगे क्या सोचते देखते हैं, देखिए। जीप, जिससे हवलदार साहब जाते थे, उस जीप, उसको जीप कहते हैं, और ये बड़ी ही पुरानी गाड़ी, आज भी लोग जीप को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग मॉडल में आ गई है, पर जीप आज भी पसंद की जाती है। तो उस जीप जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तो हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्होंने कुछ ये सोचकर, कई बार क्या होता है कि हमने कोई वस्तु देखी, कोई जगह देखी, इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियां गढ़ लेते हैं। कुछ यहाँ पर हवलदार साहब ने भी सोचा कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है कि किसी क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी की मूर्ति वहां पर लगाई। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देश में देशभक्ति की आजकल लोग मजाक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। यदि स्वच्छता अभियान जो अभी फिलहाल चल रहा है जोरों शोरों पर, यदि आप स्वच्छता अभियान की तरफ अपना कदम उठाते हैं, यदि आप कुछ खा रहे हैं और आपने उसका रैपर अपने बैग में रख लिया या जाकर डस्टबिन में डाला, तो लोग हंसने लगते हैं, ये बड़े
सफाई के पुजारी बने हैं, इनको बड़े सरकार के काम पसंद आते, यही देश को संभाल लेंगे। यदि कोई गलत होते हुए कार्य पर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तब भी लोग बड़ा मज़ा लेते हैं, तो मैं बहुत आगे बढ़ना था, फंस गए ना। तो क्या कि आज लोगों ने कम से कम नेताजी की मूर्ति तो लगाई और ये भी ध्यान रखा कि इस पर चश्मा लगाना चाहिए, तो असली चश्मा लगा दिया। नहीं तो आजकल तो लोग देशभक्तों की मजाक बनाते हैं। दूसरी बार 15 दिन बाद फिर हवलदार साहब गुजरे, मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा अब दूसरा था। पहले तो चौकोर फ्रेम का काला था, अब दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब जो फ्रेम था वो गोल चश्मा था, गोल फ्रेम का। हवलदार साहब का कौतुक मतलब जिज्ञासा और बड़ी, आखिर ये क्या चल रहा है, चश्मा बदल क्यों गया 15 दिन में। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, चश्मे तो बदल ही सकती है। यहाँ एक और व्यंग किया यहाँ पर हवलदार साहब ने, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी, कोई तो बता दे ये चल क्या रहा है। कौन बताता, अब देखो। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, वो हर 15 दिन में कस्बे से गुजरते, वो मूर्ति की ओर जरूर देखते और वहां पर मूर्ति को और अच्छे से निहारने के लिए पान की दुकान पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से उन्हें देखना था पान खाते हुए। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, दुर मतलब जब बुरे की ओर, नेगेटिव की तरफ जाते, दमनीय मतलब दमन करना, समाप्त करना, मतलब उनकी जिज्ञासा जब रोकनी मुश्किल हो गई, तो मुश्किल हो उठी, तो पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया एंड में कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है। तो पान वाला क्या कहता है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बड़ी बुरी लगती है, बल्कि उसे आहत करती है, उसे दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम नेताजी पर लगाता रहता है। अब ये बात सुन ली उन्होंने, ये देखिए लगा रहा, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसके चश्मे के अलग अलग फ्रेम है, तो कभी ये लगा देता, कभी दूसरा, पर क्यों लगाता है अलग अलग, ये जरूर अब देखिए क्या एक ही लगा रहना देना चाहिए। अब वो बता रहा है पान वाला, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे नेताजी के चश्मे पर जो फ्रेम लगा है वैसा यदि फ्रेम चाहिए होता है, तब दरकार मतलब इच्छा होती है, मांग होती है। जब उसी फ्रेम की मांग होती है जो नेताजी के चश्मे आंखों पर लगा हुआ है, तो जो कैप्टन है चश्मे वाला, वो क्या करता है कि मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा उतारता है, ग्राहक को दे देता है और ऐसा लगता है कि वो नेताजी से क्षमा मांग रहा है। उसको निकालते हुए वो ग्राहक को देता है और तुरंत नेताजी पर दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ठीक है, आपका वो कैप्टन चश्मे वाला अलग अलग चश्मे लगाता है, लेकिन जो ओरिजिनल चश्मा होना चाहिए, ओरिजिनल किसका, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की, तो चश्मा भी किसका, संगमरमर का। तो वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल चश्मा होना चाहिए वो चश्मा क्यों नहीं लगा है, आखिर वो कहाँ है। तो मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई वो लग रहा है उनको कि अब ये जो मैंने सोचा था वो सही बात है कि किसी अध्यापक ने मूर्ति को बनाया, 1 महीने के अंदर मूर्ति को कैसे भी बनाना था, बना के रख दी। बहुत कोशिश की होगी कि चश्मा बनाया जाए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट चश्मा बनाने के लिए उसने बड़ी मशक्कत की होगी, उसको घिस घिस कर पतला किया होगा और पतले करने के चक्कर में वो संगमरमर टूट गया होगा। तो बनाते बनाते कुछ और बारी चश्मा टूट गया होगा, पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, तो वो हो सकता है निकल गया हो, गिर गया हो। पान वाले के पास एक बार फिर गया, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है, आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है जो नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख पाता, वो नेताजी को जानता है कि वो बिना चश्मे के नहीं होते थे, क्या ऐसा कुछ है। क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासाएं इतनी उठ रही थी कि आखिर क्यों ऐसा, कैप्टन जो है क्या कुछ ऐसा है कि वो नहीं देख पा रहा। तो आगे मुस्कुराकर वो बोला, नहीं साहब, लंगड़ा है लंगड़ा, और वो फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो और इसकी जरा कोई फोटो वोटो छपवा दो। ये व्यंग कर रहा था पान वाला कैप्टन पर। मुड़कर देखा हवलदार साहब ने तो वो अवाक रह गए। अवाक मतलब मुंह से कुछ ना निकल पाया।
एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची मतलब पेटी, दूसरे हाथ में एक बांस जिस पर लटके हुए थे चश्मे टंगे हुए थे। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सामने सहारा से अपने मतलब उसका सहारा लेकर बांस को भी टिका दिया। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, फिर सोचने लग गए। पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, पर उन्होंने पूछा नहीं। उनको ऐसा लगा यार ये बताएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये जवाब दे रहा है, हंसी उड़ा रहा है उसकी, ये नहीं बताएगा। अब कुछ नहीं, चले गए वो। 2 साल तक हवलदार साहब लगातार काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते गए और हर बार मूर्ति पर अलग अलग चश्मा देखे, कभी गोल, कभी चौकोर, है ना, कभी काला, तो कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों का गोगो। कोई ना कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर होता था। उस धूल भरी यात्रा में, चूंकि रास्ता था तो धूल भरा था, पोतों को प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए मतलब वो रुक जाते थे, देखते थे, पान खाते थे। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। नेताजी रुके, हवलदार साहब रुके, तब उन्होंने पूछना चाहा, लेकिन उस दिन पान की दुकान बंद थी और लगभग सभी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर अगली बार भी फिर वहां से निकल गए। अब पान वाली की दुकान नहीं खुली, कहाँ रुका जाए, वो चले गए देखकर। फिर 15 दिन बाद निकले, फिर उन्होंने देखा मूर्ति पर चश्मा नहीं है, और फिर हवलदार साहब रुके, पान खाया, चूंकि पूछना था आखिर ऐसा क्यों हुआ। पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर अपना पान, मुंह का पान थूका, खा रहा था वो, और झुककर अपनी पर्दनी उठाते एक एक कोने से आंसू पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। बड़ा दुखी होकर बोला कि साहब कैप्टन मर गया। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से वो गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में मतलब सेंटर में जो सुभाष की प्रतिमा है अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो उन्होंने जो कि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वह वहां नहीं रुकेंगे, मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति देखकर लेखक को भी, जो हवलदार साहब थे, उनको भी बड़ा बुरा लग रहा था। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर बिल्कुल मत रुकना, आज बहुत काम है, पान हम कहीं आगे जाकर खाएंगे। ठीक, लेकिन आदत से मजबूर हवलदार साहब की नजरें फिर से मूर्ति पर जाकर रुक गई। कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम चीख उठे और अपने ड्राइवर से बोला, रोको 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 रोको। ड्राइवर जीप धीरे धीरे रोकने ही वाला था कि वो अचानक जीप से कूदे और देखकर एकदम चौंक गए और मूर्ति की तरफ लप के ठीक सामने जाकर अटेंशन में एकदम खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे की लकड़ी होती जिसका चश्मा बच्चे अक्सर खेल में बनाते हैं, का बना छोटा सा चश्मा उनकी आंखों पर रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। किस बात पर आंखें भर आई होंगी कि चलो आज इतने दिनों के बाद चश्मा दिखा, कम से कम बच्चों ने बनाकर रखा, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों पर श्रद्धा तो करती है, श्रद्धा तो रखती है और देश के प्रति प्रेम तो है। इस बात को सोचकर हवलदार साहब की आंखें भी भावुकता से भर गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हवलदार साहब को भी देश और देशभक्तों से बड़ा प्रेम था। तो उन्हें इस बात की खुशी हुई कि चलो आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति धीरे धीरे पनप तो रही है। उनको भी तो लगा कि जब उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा होता है, तो बच्चों ने लगा दिया। तो ये जो पाठ था यहाँ आपका समझना कंप्लीट हुआ। पूरा पाठ हमारा पढ़ गया है, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत सारे एमसीक्यू भी इससे बनते हैं। पाठ के सबसे पहले तो लेखक का नाम स्वयं प्रकाश याद रखना, कितने दिन कब कब निकलते थे हवलदार साहब, कौन सी मूर्ति बनी हुई थी, मूर्ति किसकी बनी हुई थी, कहाँ वो रुकते थे, ये सारी बातें वहाँ पर, कितने फुट की वो मूर्ति, कहाँ से कहाँ तक, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को तो मैं बीच बीच में पूछा भी है, फिर मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाती रही, लेकिन पाठ के जो अभ्यास है वो आपको नहीं छोड़ना है। एमसीक्यू भी बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे, अगला वीडियो में लेकर आऊँगी इसके अभ्यास का। तो बने रहेगा हमारे साथ स्टेप अप एकेडमी के साथ, क्योंकि कंटिन्यू में आपकी पढ़ाई होने वाली है, कहीं पर भी हम ब्रेक नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक बनता ही नहीं है।
जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे तो तैयारी भी बहुत बेहतरीन होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।